हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे यार, बिल्कुल मजे में होंगे, राइट। तो बेटा आज हम लोग फिर से मिले हैं एक और चैप्टर के डिस्कशन के लिए हमारी माइंड मैप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन। बेटा मैं कसम से बता रहा हूं, इससे आसान और इससे डायरेक्ट सवाल आने वाला चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। हमने पी ब्लॉक डिस्कस किया था, हमने पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस देखी, बहुत सारी फैमिलीज पढ़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है साहब, हो गया काम। फिर हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी रिवाइज किया था और वहां पे हमने डी ब्लॉक के बारे में अलग से बातें करी थी, एफ ब्लॉक के बारे में अलग से बातें करी थी। बट ये चैप्टर तो बेटा बहुत ही टुच्चा चैप्टर है उनके सामने। टुच्चा क्यों है यार? देखो बहुत सारी बातें ना तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से आती हैं। बेसिकली क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग आपका ब्रह्मास्त्र है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर केमिकल बॉन्डिंग आता है तो बाकी सारे चैप्टर वैसे ही केक वॉक हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में कहते हैं ना कि अगर जीओसी आता है और रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो बाकी चैप्टर बहुत ही केक वॉकली निकल जाते हैं आपके। उसी प्रकार अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गया तो बाकी चैप्टर इजीली हो ही जाएंगे। तो उन्हीं के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं सारों की तर्ज पे एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी को जितना अच्छे से पढ़ लोगे, डायरेक्ट सवाल आए हुए, एक एक लाइन से सवाल उठ के आ जाता है। अगर आप नीट के पीवाईक्यूज चेक भी करोगे इसके, तो एज सच मैं ये नहीं कहूंगा कोई बहुत तोप सवाल आया है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है तो आप बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से स्पेसिफिकली अगर आपसे बात करी जाए तो आपको क्या पढ़ना है जो सिर्फ इस चैप्टर में मिलेगा, वो बाकी चैप्टर्स में नहीं है। तो मैं बताता हूं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, ठीक है, H2O2 का डिस्कशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनफैक्ट कुछ लोग उसको रिडॉक्स में पढ़ा देते हैं, तो अगर आपने रिडॉक्स में पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो फिर यहां पे हम डिस्कस करेंगे। हार्डनेस, हार्डनेस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि हार्डनेस क्या है, क्या क्या उसके मेथड्स हैं उनके बारे में। पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंसिव सवाल आ गया हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। और बाकी तो बेटा आसानी चीजें हैं, बस ये तीन बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी बातें तो आप पहले से जानते हो। मैं देखना अभी डिस्कस करूंगा, तुम्हारा रिविजन पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग टाइप का हो जाएगा, सही है। तो बेटा अगर हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हाइड्रोजन, अगर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का चैप्टर हाइड्रोजन, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? बेटा पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, सबसे पहला एलिमेंट। अगर सबसे पहला एलिमेंट है, अगर मैं बात करूं हमें टॉपिक्स क्या कवर करने हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, एंटायर चैप्टर कवर करना है। टॉपिक क्या कवर करेंगे? पूरा चैप्टर का रिवीजन करने बैठे हैं, सही है। और छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो बेटा सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 है, सही है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, क्योंकि भैया है ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही तो रखा जाएगा। नेचर में कैसे पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसको हम डाइहाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना। गैसियस फॉर्म में मिलता है आपको, जनरली एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। बेटा इस पे पहला सवाल जो आता है, जो पीरियोडिक के टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। पहले के टाइम पे क्या था, जब पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी जा रही थी तो लोग इसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं कर पा रहे थे। बट देन लेटर ऑन एक फाइनल रूल आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, तो हाइड्रोजन आपका सबसे पहला एलिमेंट बन गया। अब भैया पहला एलिमेंट तो बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लगा भी दिया, बट देन क्वेश्चन ये आया कि हाइड्रोजन को अरेंज कहां पे करें? क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एलिमेंट है आपका, इसकी प्रॉपर्टीज ना दो जगह पे मेल खा रही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो भैया एल्कली मेटल जैसी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो एल्कली मेटल जैसी है। कौन होता है एल्कली मेटल? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देख लो। एल्कली मेटल का अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वो होता है NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो तो वो होता है NS1। इसका भी तो 1s1 है, तो ये होना चाहिए हमारे पास में एल्कली मेटल का एलिमेंट। इस तरीके की प्रॉपर्टी आ गई। बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी ना हैलोजेंस के साथ भी मेल खाती है, हैलोजेंस के साथ भी मेल खाती है। कैसे? बेटा हैलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5
होता है। अगर NH2NP5 होता है, दैट मींस उनके आउटर मोस्ट शेल में इस समय 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बेटा यहां भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डबलेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन ऑक्टेट तो बनाता ही नहीं है, किसी को कह भी मत देना गलती से भैया ऑक्टेट, मर जाएगा आदमी हार्ट अटैक खा के अगर केमिस्ट्री जानता होगा तो क्या बोला हमने, हाइड्रोजन डबलेट बनाता है, ये ऑक्टेट बनाते हैं, बट दोनों का ही वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जिसको आप कहते हो, और दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक मेजर प्रॉपर्टीज की हैलोजन से मेल खा गई, एक मेजर प्रॉपर्टीज की एल्कली से मेल खा गई। ये तो वो है जो आपको डायरेक्ट दिख रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो बेटा इस वजह से हाइड्रोजन को लेके काफी कंफ्यूजन रहा कि इसको एल्कली मेटल के साथ रखें या हैलोजेंस के साथ रखें। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने इसको किसी के साथ ना रख के ऐसे पीरियोडिक टेबल में एक टॉप पे रख दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या रख दिया, टॉप पे रख दिया, दैट्स इट। चलो भैया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, इसको टॉप पे रख दिया हमने। अब टॉप पे रख दिया हमने, तो अब हमने बोला कि हाइड्रोजन आपका पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसके प्लेसमेंट की बातें मैंने कर दी है, बट लेटर ऑन आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लगाना पड़ा, तो वो आपने टॉप पे लगा दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने इसको लगाया, तो बेटा आपको समझ में आया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल जैसा तो था, जिसकी वजह से आप इसको फर्स्ट ग्रुप का कह रहे थे, बट इसकी बहुत सारी चीजें हैलोजन से भी मेल खा रही थी, जैसे कि इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और हैलोजेंस भी एक ही इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन का। तो हमें समझ में आया कि इसको अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से आपने टॉप पे लगा दिया पीरियोडिक टेबल में। सही है बात, ओके जी। अगर ये बात आपको हाइड्रोजन के लिए समझ आई, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, आप कैसे लिखते हो किसी भी एलिमेंट को, ऐसे लिखते हो AXZ। अगर X आपका कौन है, एलिमेंट, Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, और A आपका क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा जी। अगर ये हमारे पास में चीज है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के लिए आप ये चीज कैसे लिखोगे, एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास भी है 1। दैट मींस अगर आप इलेक्ट्रॉन का काउंट करो तो इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर, प्रोटॉन का काउंट करो तो प्रोटॉन भी 1 के बराबर, और न्यूट्रॉन का काउंट करोगे तो वो है 0 के बराबर। ऐसा क्यों बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आती है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है माइनस चार्ज, और चार्ज आप विद साइन लिख देते हो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्रोटॉन की संख्या कैसे आती है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, Z के बराबर। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आती है, A माइनस Z के बराबर, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। सही है बेटा, ये तो आपने बात करी हाइड्रोजन की, पर हाइड्रोजन के ना कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स। क्या आपको याद है आइसोटोप्स क्या होते थे, आइसोटोप्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परंतु जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या हो जाता है, अलग। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परंतु जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। सही है, तो अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हो तो हमारे पास में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। 1H1, 2H1 और 3H1। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास में, तो हमारे इनके नाम क्या क्या होंगे बेटा, इसका नाम होता है प्रोटियम। ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, इस वाले का नाम है प्रोटियम, ठीक है जी, इस वाले का नाम है ड्यूटीरियम, और इस वाले का नाम है ट्राइशियम। क्लियर है, तो हाइड्रोजन के हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। दिस वन इज प्रोटियम, दिस वन इज ड्यूटीरियम, दिस वन इज ट्राइशियम। ये आपको पहले से पता है बातें। अब इसके अंदर एक बार नीट वाले ने सवाल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, नीट वाले ने ये कह दिया कि बता दो इन तीनों आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल आइसोटोप कौन है। तो बेटा सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल आइसोटोप कौन है, प्रोटियम। आप मैक्सिमम जगह पे वही तो यूज करते हो, आप मोल कॉन्सेप्ट में हर जगह पे H ही तो यूज करते हो, जब भी तो H2 बनाते हो, राइट। ड्यूटीरियम अगर उसको यूज करवाना होगा तो वो आपको मेंशन कर देगा, अगर उसको ट्राइशियम यूज करवाना होगा तो वो आपको मेंशन कर देगा। ठीक है, ड्यूटीरियम को जनरली हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइशियम को जनरली हम T से रिप्रेजेंट करते हैं।
देख लो ध्यान से, जो 2H1 होता है आपका उसको ड्यूटीरियम भी कहते हैं तो D से रिप्रेजेंट करते हैं, 3H1 को ट्राइशियम भी कहते हैं तो T से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात, ये जो ट्राइशियम होता है ना आपका, ये जो ट्राइशियम है ना आपका, ये बेटा रेडियो एक्टिव होता है। जो ट्राइशियम है वो कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव होता है नेचर के अंदर। क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन आइसोटोप कौन है आपका, प्रोटियम, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब बताओ ये कोई सवाल था? ये तो ये वाली बात थी कि बेटा ले मेरे को ना फ्री में 4 नंबर देने का मन कर रहा है, तू उठा ले, तो हमने उठा लिया। तो कॉमनली यूज्ड आइसोटोप कौन सा होता है, प्रोटियम। सो सिंपल। सवाल आ गया था इस पे यार, सवाल आ गया था तो इसको डब्बे में डाल के रख देते हैं। अब तुम लोग इस बात को सुनते हुए लग रहे होंगे कि मास्टर क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, पर बेटा अब ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ, जब नीट ने सवाल पूछ लिया, बताना तो था, एड्रेस तो करना जरूरी था, तो कर दिया हमने एड्रेस। क्लियर है? आइसोटोप समझ में आ गए? आइसोटोप्स आपको ऑलरेडी आते थे, हमने बोला कि कॉमन आइसोटोप बता देते हैं। अब क्वेश्चन आता है इन तीनों आइसोटोप में अंतर क्या है, तो भैया साफ सी बात है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास का अंतर है पहली बात। और अगर एटॉमिक मास का अंतर है तो बेटा सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी तो अंतर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, A माइनस जेड। जेड तो सब में सेम है पर A तो सब में चेंज हो रहा है। इसमें कितने न्यूट्रॉन, 0, इसमें कितने न्यूट्रॉन, 1, इसमें कितने न्यूट्रॉन, 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। क्लियर है? तो अगर आप हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढ रहे हैं तो एक डिफरेंस तो आपका ये हो जाता है कि यहां पे हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है और एक एटॉमिक मास अलग है। ऑब्वियस सी बात है, इंटर रिलेटेड है दोनों। ये आपके आइसोटोप्स में अंतर आ गया। अगर आपने आइसोटोप्स में अंतर भी पढ़ लिया तो बेटा ये हाइड्रोजन का मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम रेडी हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ने के लिए कि हाइड्रोजन बनता कैसे है आखिर, और हाइड्रोजन बनाना है तो क्या बनाओगे, H या H2? बेटा H2, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में आपके नेचर में हाइड्रोजन आपको कैसे मिलता है, डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में, खाली H की फॉर्म में नहीं मिलता। खाली H को आप क्या कहते हो, नेसेंट हाइड्रोजन है, वो अनस्टेबल है, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो खाली H नहीं मिलता। जैसे ऑक्सीजन आपको हमेशा कैसे मिलता है बेटा, O2 की फॉर्म में मिलता है ना, खाली O की फॉर्म में तो नहीं मिलता, वो तो नेसेंट ऑक्सीजन हो जाता है जो अनरिएक्टिव है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। वैसे ही हाइड्रोजन भी हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है बच्चा, कभी भी H की फॉर्म में नहीं मिलता। अब अगर ये H2 की फॉर्म में मिलता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि हाइड्रोजन बनाई कैसे जाती है। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बोला कि आपके लिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये जो पहला मेथड ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, नीट ने डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है इस पे, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है डाइहाइड्रोजन का, कि आप लैब में हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, देखो सिंपल सी बात, बड़ी आसान सी बात। हमने बोला, हमने क्या किया, एक मेटल लिया जिंक, हमने एक मेटल लिया जिंक। अब इसकी एक बार एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई और एक बार हमने बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई। लेट्स से तुम एसिडिक मीडियम में HCl डाल दो और वहां पे तुमने NaOH डाल दिया। तुमने क्या किया, तुमने एक मेटल लिया, मेटल को एक बार एसिड से रिएक्ट करवाया, एक बार मेटल को बेस से रिएक्ट करवाया, दैट्स इट। अब बेटा मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन इस चैप्टर में पहली बार तुम नहीं पढ़ रहे हो, यह बात तो तुम 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ के आए हो कि अगर कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वही तो हमें यहां पे बनानी है। तो ये तो अल्टीमेटली H2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन गया यार, जबकि ये बात तो तुम्हें 9-10 से आती थी, बस एड्रेस इस तरीके से हमने आज कर दिया इसको। वही तो बात है, किसी मेटल को अगर किसी एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये मेटल जो है ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ZnCl2 में, मतलब Zn+2 में चला जाएगा, और H+ जो है वो रिड्यूस होके किस में आ जाएगा, H2 में। और तुम्हें चाहिए क्या था, हाइड्रोजन गैस ही तो चाहिए थी, हाइड्रोजन गैस मिल गई। रिडॉक्स रिएक्शन हो गया एक तरीके का, जिंक 0 से +2 में चला गया, H+1 से 0 में आ गया, सो सिंपल, गेम ओवर। सही है जी। तो हमने बोला अगर किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये रिएक्शन कक्षा 10 से आती है हमें अच्छे से। सही है, कक्षा 10 या 9 में आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा करते थे, वहीं पे ये रिएक्शन हमने डील करी हुई थी। हाँ, ये हो सकता है ये रिएक्शन तुम्हारे लिए नहीं हो, ऑल्दो ये भी हमने पढ़ी हुई होती है, बट स्टिल जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है वो सुने ध्यान से। अगर मैंने मेटल का एसिड से रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन बन गया,
पर मजे की बात यह है कि जब मैं जिंक मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना तो भी हाइड्रोजन बनेगा। कैसे बनेगा देखना ध्यान से। यहां पे आपके पास में जो जिंक है ये किसमें चला गया, ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2ZnO2 और साथ में आपकी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बनानी भी क्या थी, हाइड्रोजन गैस बन गई। Na2ZnO2 बना और साथ में H2 गैस बनी। यहां पे ध्यान रखने योग्य बातें जिन पे सवाल आया नहीं है इस तरीके से बट पूछा जा सकता है, सुनना ध्यान से। ये जो बना है ना कंपाउंड, ये जो बना है कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, तो नाम यहां पे लिखा हुआ ही है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या होता है, ध्यान से सुनो, आपका जिंकेट आयन पता होना चाहिए आपको। जिंकेट आयन होता है ZnO2-2। जिंकेट आयन होता है ZnO2-2। ठीक है, हो यहां पे भी वही रहा है, हो यहां पे भी वही रहा है। क्या चीज, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन तो आपका रिड्यूस हो गया, जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, 0 से +2 में हो यही रहा है यहां पे भी। बट क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा बताओ एक मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके अपनी कैटायनिक फॉर्म में चला गया और बेस के साथ रिएक्ट करके अपनी एनायनिक फॉर्म में चला गया। ध्यान से देखो, जिंक जो है वो यहां पे एनायनिक पार्ट में है जबकि यहां पे जिंक कैटायनिक पार्ट में था। तो हमने बोला एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके कहां चला गया, अपने कैटायनिक पार्ट में, और किसी बेस के साथ रिएक्ट करके कहां चला गया, अपने एनायनिक पार्ट में। तो बताओ कौन सी गैस साथ में इवॉल्व हुई है, तो बेटा कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन। और कौन सा मेटल है, जिंक। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसी पे डायरेक्ट नीट ने सवाल पूछा हुआ है। क्लियर है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये सोडियम जिंकेट एक नया नाम था जो मुझे आपको समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, ध्यान रहेगा ये प्रिपरेशन अपने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर यहां पे तो हम क्या सोच रहे थे, आपने तो कुछ और बना दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा ना दोस्त। यहां तो उल्टा है। ठीक है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, तो वो कहां से डिस्प्लेस होगा, तो वो तो मिलके कंपाउंड बना लेगा, सोडियम जिंकेट। सही है जी, सोडियम जिंकेट पता होना चाहिए अपने को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, पेपर में सवाल आ जाए तो रोते हुए मत आना। ठीक है जी, फिर तुम कहोगे मास्टर ने बताया था बट हम ही निकम्मे हो गए थे। तो भैया निकम्मा नहीं बनना है। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। ये थी लैब प्रिपरेशन जो इंपॉर्टेंट थी, जिसपे सवाल आ चुका है। अब हम आ गए हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे, कि भैया अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होता है। लैब के अंदर तो क्या है, आपने थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बनाया, अपने काम जितना बनाया और उसको यूज कर लिया, रिएक्शन कर ली, टेस्ट कर लिया, ओवर। बट अगर आप कॉमर्शियली बात करोगे तो बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पे तो बड़े बड़े सिलेंडर्स, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं। अगर आप कभी यूट्यूब पे चेक करेंगे ना, आपका रिलायंस का जो जामनगर वाला प्लांट है या एसआर रिफाइनरी का जो प्लांट है, बेटा वहां पे बड़े बड़े स्क्रबर्स और बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिनमें चीजें बनती हैं। हेबर्स प्रोसेस का अमोनिया वैसे बनता है। ठीक है, तो वहां पे कॉमर्शियली बनाने के लिए ये तुम जिंक को ऐसे एसिड में नहीं डालोगे, तुम्हें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो तुम्हें ज्यादा यील्ड ऑफ हाइड्रोजन दे, तुम्हें अच्छे अमाउंट की हाइड्रोजन निकाल के दे। तो उसके लिए हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मेथड यूज करते हैं, और बेटा सबसे बेस्ट मेथड जो यूज किया जाता है दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। जो सबसे बेस्ट मेथड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस का कि आप एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स टू गिव हाइड्रोजन। यार ये वाला मेथड ना आप पहले पढ़ के आए हो। देखो, आप कहोगे सर आप हर बात ही कह रहे हो पहले पढ़ के आए हो, तो बेटा ये तो 10th क्लास में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड पहली बार थोड़ी सुना है, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड तो अपना सुना हुआ था। और इलेक्ट्रोलिसिस हमने कब पढ़ा था, 10वीं कक्षा में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। सही बात है, ये होता था आपके पास में, एनोड पे एक गैस निकली, कैथोड पे एक गैस निकली। ये चीज तो आप पढ़ते थे। तो एक तो ये तरीका हो गया हाइड्रोजन बनाने का। बेटा अगर आपको बहुत ज्यादा प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो एक मेथड है, इसकी रिएक्शन आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, बट इसका थियोरेटिकली आपको एविडेंस पता होना चाहिए। जैसे पी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था कि अगर बहुत प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आप एजाइड प्रोसेस यूज करते हो, राइट। एजाइड, बेरियम एजाइड को हीट करते हो, बेरियम मेटल अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग निकल जाती है। सोडियम एजाइड को हीट करते हो, सोडियम मेटल अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार आप क्या बोलोगे कि अगर हाई प्योरिटी की हाइड्रोजन गैस चाहिए, लगभग कितनी, 99.95%,
अगर हाईली प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, बट किसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे? ध्यान से देखो, आप करोगे वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इस बार इलेक्ट्रोड्स कौन यूज होते हैं? प्लैटिनम नहीं, इस बार इलेक्ट्रोड्स कौन यूज होते हैं? निकल। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए आपको, तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, और वो भी कहां करना होगा? निकल इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में करना होगा। सही है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गई बात। अगर ये भी समझ में आ गया तो अगला मेथड सुनो। अगला मेथड हमारे पास में क्या है? अगला मेथड है बेटा, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बातें करी थी, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करी थी, तो वहां पे आप दो तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते थे। एक होता था क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो हम फैराडे लॉ लगाते थे। फैराडे का फर्स्ट लॉ W इक्वल टू ZIT, और फैराडे का सेकंड लॉ W1 बाय W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। वो हम कहते थे पैरेलल में अगर हमने सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में आ जाएगा। ये फैराडे लॉज होते थे। ये तो था क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं बात करना चाहता हूं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की, तो क्वालिटेटिव में आप क्या करोगे? क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हम लोग बोलते हैं कि आप वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो और चेक करते हो कि प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे, और वो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होते हैं। तो आप ई नॉट के डेटा की हेल्प से देखते हो कि जहां पे ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा होगा एनोड पे, तो उससे डिसाइड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज्यादा होगा तो उससे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन करवाते हो एनोड पर, आप रिडक्शन करवाते हो कैथोड पर। ठीक है जी, बट आप हर जगह पे कंपेयर करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपेयर कर लेते हो, जो आपका स्टैंडर्ड होता है। इस तरीके से आपने एक्वस NaCl, आपने कॉपर सल्फेट का, आपने और तरीके के अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलिसिस वहां देखे होंगे, है ना। तो वहीं पे हमने पढ़ा था एक एक्वस NaCl। अगर आपने एक्वस NaCl सोल्यूशन या ब्राइन सोल्यूशन इसको बोलते हैं कॉमर्शियली, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, अगर एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया यहां पे कैथोड पर क्या होता है और एनोड पर क्या होता है। तो हमने SRPs कंपेयर करे थे। SRP कंपेयर करने पे लगा था कि कैथोड पर दो रिएक्शन हो रही थी, एक तो सोडियम का रिडक्शन Na+ से Na, और एक H+ से H2 जाना या वाटर से H2 जाना, है ना। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो, तो यहां पे कौन जीता था? हाइड्रोजन। यहां पे कौन जीता था? हाइड्रोजन। मतलब कैथोड पर कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस, सोडियम नहीं निकला था। ठीक है, अगर मोल्टन NaCl लोगे तो सोडियम निकलेगा, बट मैंने एक्वस NaCl की बात करी है, राइट। एक बार फटाफट से रिवाइज करना वो वाला फंडा जाके। और अगर मैं बात करूं एनोड पर, तो बेटा ई नॉट के डेटा के हिसाब से जीता तो कौन था? ऑक्सीजन। तो हमें लगा था कैथोड पर हाइड्रोजन निकल रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन निकल रहा है, बट यहां पर एक फंडा लग गया था ओवर पोटेंशियल का, और ओवर पोटेंशियल की वजह से कौन सी गैस निकली थी यहां पे? क्लोरीन। तो आपने ध्यान रखा था कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। एनीवेज एनोड तो मेरा कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या पढ़ रहा हूं? हाइड्रोजन बनाने का तरीका देख रहा हूं। वो तो मेरा कैथोड पे निकल ही गया ना, काम खत्म, पैसा हजम, दैट्स इट। ठीक है जी, तो आपने एक्वस NaCl सॉल्यूशन से भी बनाया। तो मैंने आपको कॉमर्शियल मेथड बताए। मैंने कहा एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा लो, मैंने कहा बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवा लो निकल इलेक्ट्रोड्स के साथ, और मैंने बोला आपको ये वाली चीज, क्या? एक्वस NaCl सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा लो, हाइड्रोजन मिल जाएगा। इतनी बातें हो गई, समझ आ गई क्या? बहुत अच्छा बेटा, ये सारी बातें तो थी, चलो ठीक है, हमने समहाउ देख ली। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अब जो आने वाली है, ये भी और इसकी अगली स्लाइड पे जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करें, क्या करें? हमने बोला अगर हमने हाइड्रोकार्बन पे वाटर का रिएक्शन करवा दिया, अगर हमने हाइड्रोकार्बन पे वाटर का रिएक्शन करवा दिया, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? आपको हाइड्रोजन बनता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। बट ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होती, इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक अच्छे खासे टेम्परेचर पे करवाया जाता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अच्छे खासे टेम्परेचर पे करवाया जाता है। देखो, तुम इस वाली रिएक्शन पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो NN के टर्म में हो सकता है तुम्हें याद रखना भारी पड़े। तुम सीधा इस पे आओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल पे। तुम्हें ये पता है CH4 को वाटर से रिएक्ट करवाया तो होगा क्या? CO बनता है और H2 बनता है। बैलेंस तो हम कर ही लेंगे यार।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें यह समझना है कि हाइड्रोकार्बन को जब स्टीम के साथ, देखो वाटर गैसियस स्टेट में है, यहां पे स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया इस कंडीशन पे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया इस कंडीशन पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस आपकी अलग। ध्यान रखने योग्य बात, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई? ओके जी, एक ये तरीका भी हो गया। अगर एक ये तरीका भी हो गया तो ये जो आपके पास में यहां पे प्रोडक्ट बना है CO प्लस H2, इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से है, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यहीं से है। बेटा होता क्या है, ये जो CO प्लस H2 तुमने बना दिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जो तुमने एक मिक्सचर बना दिया है ना, इसको बेटा काफी जगह पे यूज किया जाता है मीथेनॉल के सिंथेसिस पे या और बहुत सारी चीजों के सिंथेसाइज करने में। सिंथेसाइज मतलब उनको प्रोड्यूस करने में, ऑब्टेन करने में। तो क्योंकि इस मिक्सचर को मीथेनॉल या और बहुत सारी चीजों के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, इसलिए बेटा इसको हम एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, या तो सिनगैस, दिस इज द शॉर्ट नेम, या फिर आप इसको प्रॉपरली बोल दो सिंथेसिस गैस। क्या बोल दो? सिंथेसिस गैस। क्लियर है? तो हमने बोला क्या चीज कि जब ये CO और H2 का मिक्सचर है तुम्हारे पास में, इसको हम क्या कहते हैं? सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस। सही है? पक्का? ठीक है साहब। ये जो सिन गैस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट सवाल इस पे आया हुआ एक बार नीट में कि सिन गैस क्या होती है, या सिन गैस किसके सिंथेसिस में काम आती है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मीथेनॉल के प्रोडक्शन में इसको काफी काम में लिया जाता है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, और ये मैंने यहां पे लिख भी दी है ताकि जब भी आप रिवाइज करें आपके पास में नोट्स हो। ठीक है, एनसीईआरटी में होगा, मिल जाएगा, बट स्टिल देखो ध्यान से कि दिस मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। इसको हम क्या कहते हैं इस वजह से? सिन गैस। ठीक है, और सिन गैस ऑब्टेन करने के और भी तरीके हैं। कैसे मिली थी सिन गैस? सिन गैस मिली थी हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के मिली थी। ठीक है, पर इसको ऑब्टेन करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, गो थ्रू कर लेना, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो भैया मैंने हाइड्रोजन बनाया था सिन गैस के थ्रू, मतलब सिन गैस वाली रिएक्शन से बना दिया। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन बना दिया तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस से, मैंने हाइड्रोजन बना दिया तुम्हारे पास लैब मेथड से। अब मैं आने जा रहा हूं एक नई कंडीशन पे, दैट इज कोल गैसिफिकेशन। क्या चीज? कोल गैसिफिकेशन। अभी तुमने सिन गैस बनाई थी हाइड्रोकार्बन से, तो ध्यान से देखना, सिन गैस बनाने के दो तरीके, सिन गैस बनाने के दो तरीके। मेथड 1, तुमने क्या किया? हाइड्रोकार्बन पे स्टीम पास करवा दी। जब हाइड्रोकार्बन पे स्टीम पास करवा दी तो सिन गैस बन गई थी। एक तरीका है क्या? कोल का गैसिफिकेशन। एक और सिन गैस बनाने का तरीका क्या है? कोल का गैसिफिकेशन। कोल क्या होता है आपका? कार्बन ही तो होता है, कोक ही तो होता है। तो देखो ध्यान से, जब मैंने कोक को स्टीम से पास करवाया, ठीक है, जब कोक को स्टीम से पास करवाया, सेम वही 1270 केल्विन टेम्परेचर लिया, तो आपके पास में डायरेक्ट क्या बन जाएगी? सिन गैस बन जाएगी, CO प्लस H2। तो आपने किसी हाइड्रोकार्बन से पास करवाओ या कोक से पास करवाओ, कोल गैसिफिकेशन बोले तो कोक को पास करवाया आपने, किससे? स्टीम से। तो बेटा ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं ना, तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में यही लिखना है, ताकि तुम्हें बस देखते ही याद आ जाए कि अच्छा ऐसे 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 था। क्योंकि हर बार एनसीईआरटी खोल के तो रिवाइज कर नहीं सकते, ये छोटे छोटे अपने कॉलम्स बना लिया करो, जिससे तुम्हें ध्यान रहे, अच्छा ये ऐसे बनता था, ये ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। राइट? ठीक है साहब, ओके। ये रिएक्शन जो है तुम्हारी, इसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि कोक का स्टीम के साथ में तुमने रिएक्शन करवाया है। ये जो कोल गैसिफिकेशन बना है, इससे CO और H2 बन गया। अब यार किसी ने कहा कि क्या मैं किसी तरीके से, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल मेथड्स पढ़ रहा हूं, कॉमर्शियल मेथड्स पढ़ रहा हूं, क्या मैं किसी तरीके से हाइड्रोजन की यील्ड बढ़ा नहीं सकता क्या? यार देखो, कंपनियों में जो मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होल्डर्स होते हैं, उनका काम यह है कि तुम्हें मिनिमम पैसा दिया जाए और उससे तुम उन्हें मैक्सिमम आउटपुट दे दो। तो जब उन्हें पता चला कि अच्छा तुम कोल को स्टीम से रिएक्ट करवा के गैसिफिकेशन में, गैसिफिकेशन कैसे होता है? तुम्हारे पास प्रॉपर गैसीफायर्स होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं गैसीफायर्स के, उनमें रिएक्शन करवाते हो और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी बन रही है, सिन गैस तुम्हारी बन रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार जब मैं गैसीफायर, जितना महंगा इक्विपमेंट यहां यूज करवा रहा हूं, ये गैसिफिकेशन करके हाइड्रोजन बना भी रहे हैं, तो क्यों ना इन पे थोड़ा टारगेट बढ़ाया जाए। इन्हें बोलता हूं कि मुझे नहीं पता, मैं तो इतना ही इनपुट दूंगा, तुम्हें इतना ही फंड मिलेगा मेरी साइड से, इतना ही रॉ मटेरियल मिलेगा, मुझे हाइड्रोजन ज्यादा बना के दिखाओ।
अब होगा क्या भैया, जब ऊपर से प्रेशर आएगा तो बंदों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जितना हाइड्रोजन मिल रहा है उससे ज्यादा हाइड्रोजन कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए नया जुगाड़ लगाया गया। क्या लगाया गया कि भैया उतना ही सामान है, क्या करें। अब ध्यान से सुनो भाई, स्टीम तो तुम्हारे पास बहुत सारी है ही, तो तुमने क्या किया, ये जो सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है इसको तुमने रोका नहीं, तुमने कहा इसके लिए एक अलग से चेंबर बना दिया और उसको फिर से स्टीम से रिएक्ट करवा दिया। मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में ये कोई गैसीफायर था, मतलब मैं एक बहुत ही रफ डायग्राम याद करने के लिए बना रहा हूं कि ये तुम्हारे पास कोई गैसीफायर था। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, यहां से तुमने कोक डाला, यहां से तुमने कोक डाला, यहां से तुमने स्टीम पास करवाई। ठीक है, ये तुम्हारा गैसीफायर है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ये रियल डायग्राम नहीं है, तुम्हें दिमाग में फिट हो जाए ये चीज अच्छे से। ठीक है, तुमने कोक डाला, स्टीम डाली, यहां पे कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन हो गया, यहां से क्या बननी शुरू हुई, सिन गैस। क्या बननी शुरू हुई, सिन गैस, दैट इज CO प्लस H2। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे कहा गया है कि नहीं भाई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, तो हमने क्या किया, यहां से एक पाइपलाइन है जो यहां भी कनेक्ट कर दी। हमने कहा यहां से तो हाइड्रोजन गैस को बाहर जाने दो, और उसको हमने कहीं पे कलेक्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस को बाहर जाने दिया, कहीं पे कलेक्ट कर लिया। ये तो वो हाइड्रोजन है जो इतनी रिएक्शन से बन गई, पर मुझे तो और हाइड्रोजन बनानी है, तो मैंने बोला यहां पे एक फिल्टर है। ठीक है, यहां पे एक फिल्टर है जिससे हाइड्रोजन तो उधर चली गई, CO तुम्हारी नीचे आ गई। अब ये CO गैस जो तुम्हारी यहां नीचे आई, यहां से तुमने स्टीम फिर से पास करवाई है, ये वाल्व्स तुम्हारे जुड़े हुए हैं स्टीम वाले, यहां से फिर से स्टीम गई, तो जैसे ये CO और स्टीम मिलेंगे, यहां एक नई रिएक्शन होगी CO2 प्लस H2, यहां एक नई रिएक्शन होगी CO2 प्लस H2। अब बेटा क्या हुआ, और हाइड्रोजन गैस मिल गई, कुछ हाइड्रोजन तो यहां मिल गई थी, कुछ हाइड्रोजन यहां मिल गई। अब आप कहोगे सर CO को तो आपने सेपरेट करके रिएक्ट करवा लिया, हाइड्रोजन भी और बना ली, बट सर खाली हाइड्रोजन कहां बनी है, CO2 भी तो बनी है, और गैसेस गैसेस को सेपरेट कैसे करेंगे, तो बेटा उसका भी जुगाड़ है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी तुम्हें इतना समझ आया क्या कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जा सकता है, कि जो सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना था उसको फिर से स्टीम से पास करवा दिया। ठीक है, तो CO2 और H2 बन गया। अब मैंने क्या किया कि मुझे CO2 को हटाना है, क्योंकि मेरा पर्पस है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना, CO2 नहीं चाहिए अपन को। अगर CO2 नहीं मांगता है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इस CO2 को पास करवाएंगे एक स्क्रबर से। स्क्रबर ऐसे कहने में स्कॉच ब्राइट मत समझ लेना रे, कहीं तुम लोग कह दो कि भैया स्कॉच ब्राइट रगड़ दिया वहां पे, गैस में स्कॉच ब्राइट नहीं, स्क्रबर बेटा बेसिकली बड़ा टावर होता है। ठीक है, उससे पास करवाओगे, और यहां पे तुम्हारे पास में स्क्रबर में कौन है, सोडियम आर्सेनाइट। कौन है, सोडियम आर्सेनाइड। तो जब इस मिक्सचर को तुम स्क्रबर से पास करवाओगे तो CO2 अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग। पर्पस क्या था भैया, हाइड्रोजन, उलाला आ गया हाइड्रोजन, प्रोडक्शन बढ़ गया, काम नक की, CO2 अलग भी कर लिया। सही बात है, मजा आया। तो बेटा इस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम होता है, इस तरीके से आपने हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, तो भैया हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आ गया। मतलब हमने कोई नया रॉ मटेरियल यूज भी नहीं किया, जो यहां प्रोडक्ट बन रहा था उसको स्टीम से ही पास करवा दिया, दैट्स इट। हमने और कोल यूज नहीं किया जिसके पैसे लग रहे थे मेजरली। ठीक है, आपने उसी से पास करवा के और हाइड्रोजन बना लिया, और CO2 की जो बाधा आ रही थी उसको भी क्लियर कर लिया स्क्रबर से पास करवा के। सही है, तो बेटा इस तरीके से याद करोगे अगर चीजों को, तो रिएक्शंस याद करना आसान होगा, दिमाग में इमेजिन करना इजी होगा। मैं ऐसे ही पढ़ता था और मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूं, इसीलिए। ठीक है जी, पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से तुम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इस रिएक्शन को करवाओगे तो फिर से तुम्हें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा, पर इस बार 1270 केल्विन की जरूरत नहीं है, इस बार आप थोड़ा कम टेम्परेचर देते हो, दैट इज 673 केल्विन, और कैटलिस्ट यूज करते हो कौन सा कैटलिस्ट, आयरन क्रोमेट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो, आयरन क्रोमेट यूज करते हो। आयरन क्रोमेट यूज किया, ये टेम्परेचर यूज किया, तुमने फर्दर क्या बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया। और बेटा यहां पे क्या हुआ, वाटर गैस को तुमने आगे शिफ्ट किया, राइट, और हाइड्रोजन बनाने के लिए। तुम देखो,
तुम्हारी वाटर गैस जो सिन गैस थी, सॉरी वाटर गैस क्या, सिन गैस जो बनी थी उसको आगे शिफ्ट किया और हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो बेटा वो भी किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से ना। तो अगर वाटर की हेल्प से किया तो हम बोलते हैं इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ध्यान से देखना मैंने क्या बोलने की कोशिश करी। मैंने कहा सिन गैस को तुमने और हाइड्रोजन बनाने के लिए शिफ्ट करी इसकी पोजीशन, इसको नए टावर में लेके आए, ठीक है, वहां पे वाटर पास करवाया, तब जाके हाइड्रोजन गैस बनी है। तो वाटर पास करवाया, सिन गैस की शिफ्टिंग करवाई, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, इस रिएक्शन का नाम पड़ा बेटा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और देखो यहां लिखा हुआ भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव कर सकते हो स्क्रबिंग के थ्रू सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन से पास करवा के। दैट्स इट। सही है, ठीक है साहब। अब ये सुनो, ये है तुम्हारे स्टैट्स कि जो भी मैंने तुम्हें मेथड्स पढ़ाए हैं उनमें कौन सा मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखना ध्यान से, 77% हाइड्रोजन बनाने का जो तरीका है वो है पेट्रोकेमिकल्स, मतलब तुम डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करवाते हो स्टीम का सिन गैस के थ्रू, ठीक है। लगभग 18% तरीका है तुम्हारा ये गैसिफिकेशन वाला। लगभग 18% तरीका कौन सा है, गैसिफिकेशन करवाना, वाटर गैस शिफ्ट करवाना उससे। और 4% के आसपास तुम रिलाय करते हो इलेक्ट्रोलिसिस पे, और बहुत ही कम परसेंट तुम रिलाय करते हो बाकी सोर्सेस पे जो तुम्हारा लैब मेथड वगैरह है, क्योंकि बेटा उससे ज्यादा यील्ड आएगी नहीं, वो तो उतना ही काम चला वो हाइड्रोजन बनेगा। तो सबसे ज्यादा फेमस या मोस्टली इंडस्ट्रियली यूज्ड मेथड कौन सा है, हाइड्रोकार्बन को स्टीम से पास करवाया और तुमने सिन गैस बना दी, हाइड्रोजन बन गया। फिर कौन सा मेथड ज्यादा यूज होता है, तुमने कोक को स्टीम से पास करवाया, गैसिफिकेशन करवाया, तुम्हारी सिन गैस बन गई, फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कराया और हाइड्रोजन बन गया। और उसके बाद में कुछ जो थोड़ा बहुत काम में लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, चाहे एसिडिफाइड वाटर की बात कर लो, चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, चाहे तुम एक्वस ब्राइन सोल्यूशन की बात कर लो। और उसके बाद सबसे कम ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है, सबसे कम, दैट इज योर लेबोरेटरी मेथड। जो मैंने तुम्हें मेथड्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने एक रैंकिंग बता दी, और ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए टाइम लगा के समझाया है मैंने। सही है, पक्का, ठीक है साहब। चलो तुमने प्रिपरेशन भी पढ़ ली। अगर प्रिपरेशन पढ़ ली तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो बेटा अगर डाइहाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, हमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल। अगर फिजिकल देखो तो फिजिकल में कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है भैया, टेस्टलेस, ओडरलेस, नॉन कंबस्टिबल वैसी गैस है ये। तो इट्स अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस, नॉन कंबस्टिबल नहीं, सॉरी कंबस्टिबल, ठीक है। ये आपकी गैस है, एयर से हल्की होती है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास में कुछ कुछ ड्यूटीरियम के साथ भी दी जाती हैं। वो टेबल मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, ये लाइन यहां पे गलती से आ गई, वो टेबल आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगी, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों है हमारे पास में। सही है, तो क्या टेस्टलेस, ओडरलेस, कलरलेस, कंबस्टिबल गैस है, एयर से हल्की है, पानी में घुलती नहीं है, H2 को पानी में नहीं घुल सकते आप, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, हम इसकी ना अलग अलग रिएक्शंस करवाते हैं। और बेटा वो रिएक्शंस मैं कोई नई नहीं बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कहा था जो नई बातें हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा, जो बातें पहले से पता है वो मैं समझाता जाऊंगा कहां पड़ी थी। तो बेटा अब जितनी भी रिएक्शन मैं तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी रिएक्शन तुमने अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखी है, कहीं ना कहीं देखी ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ रिएक्शन। बेटा पी ब्लॉक में HCl बनाते थे, H2 plus Cl2 gives 2HCl, है ना, H2 plus F2 gives 2HF, H2 plus Br2 gives 2HBr, H2 plus I2 gives 2HI। तो आप तो हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ रिएक्शन पहले से जानते हो कि हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएगा। बस आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आप इसमें H2 plus F2 करके HF बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिएक्शन डार्क में कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डार्क में होना उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। वेरएज अगर आयोडीन को यूज करते हो तो उसके लिए तुम्हें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, Cl2 Br2 तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन के लिए कंडीशन है वो हमने डिस्कस कर ली, सही है, ठीक है जी, पता थी हमें ये रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब बेटा ये तो जग जाहिर रिएक्शन है, इसमें क्या बता दें हम तुमको, H2O2 के साथ रिएक्ट करके तो वाटर ही बनाएगा भैया। ये तो बचपन से जब से पैदा हुए हैं, जब से पढ़ाई में होश संभाला है तब से पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, सभी को पता है। इस रिएक्शन में क्या ही बता दें हम, सही है। तो हैलाइड्स पता चल गए, आपको ऑक्सीजन पता चल गया। अब आगे देखो, अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है आपके पास नाइट्रोजन के साथ। तो बेटा ये रिएक्शन है जो नई है, पर इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा पी ब्लॉक में करी गई है नाइट्रोजन फैमिली के दौरान।
पी ब्लॉक में करी गई है। नाइट्रोजन फैमिली के दौरान आप क्या करते थे, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हो और अमोनिया बनाते हो। आप कैटलिस्ट यूज करते हो आयरन का, आप मॉलिब्डेनम को एज अ प्रोमोटर यूज करते हो। रिएक्शन आपकी काफी एक्सोथर्मिक है और आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा के मैंने तुम्हें यह समझाया था कि यहां पे ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी अमोनिया की यील्ड बढ़ाने की। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, पढ़ाई गई थी ये बात आपको, बस दैट्स व्हाट। तो यहां भी हाइड्रोजन यूज हो रहा है। सही है जी, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, ये वाली बात भी हो गई। ठीक है, अगर ये वाली रिएक्शन भी अपने को आती है तो अब आती है बेटा हाइड्रोजन की मेटल्स के साथ रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे मेटल आयंस या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। तो हो सकता है आपके लिए कोई नई चीज हो, तो सुनना ध्यान से। मेटल के हाइड्राइड्स बनते हैं। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, मेटल का हाइड्राइड बोले तो जैसे आपने बोला LiH, जैसे आपने बोला KH, जैसे आपने बोला NaH, जैसे आपने बोला BeH2, जैसे आपने बोला MgH2, जैसे आपने बोला LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है। दैट्स इट। हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा MH बनाएगा। MH बनाएगा जब एल्कली मेटल है, क्योंकि M पे +1 और H पे -1। बट अगर आपने बात करी इसको एल्कलाइन अर्थ के साथ रखने की तो वहां MH2 टाइप का बनेगा। एक बात ध्यान रखना बस, जब भी ये मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है तो आप बोलते हो इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, -1। अगर आप बोलोगे LiH, अगर आप बोलोगे NaH, अगर आप बोलोगे KH, तो यहां पे सब में Li पे +1 होता है, Na पे +1 होता है, K पे +1 होता है। हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, -1। क्या आ जाता है, -1। सिमिलरली अगर आप BeH2 पढ़ेंगे, अगर आप MgH2 पढ़ेंगे तो यहां पे बेरिलियम पे +2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो हाइड्रोजन पे अल्टीमेटली कैसा आ जाता है, -1 आ जाता है। बट यहां पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो BeH2 है आपका, ये नॉर्मल BeH2 की फॉर्म में नहीं रहता, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, जो आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है या S ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है ना। वो ब्रिज बॉन्ड्स वगैरह तुमने अलग अलग तरीके के पढ़े थे, तो वैसी वाली बातचीत है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की मुझे ये बात समझानी थी तुम्हें कि किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके वो अपने हाइड्राइड्स बनाता है। और मेटालिक हाइड्राइड्स में क्योंकि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैसी होती है बच्चे, नेगेटिव होती है। सही है, ठीक है जी, ये हो गया। ये तो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। व्हाट इफ मैं मेटल आयन के साथ रिएक्शन करवाऊं या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊं? व्हाट इफ मैं मेटल आयन के साथ रिएक्शन करवाऊं या मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊं? ये समझने वाली बात है। तो बेटा यहां रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मतलब रिडॉक्स होगा। ठीक है, कैसे, देखना ध्यान से। अगर आपने कोई मेटल का आयन लिया है और उसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया है तो हाइड्रोजन खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लेगा और एनायन या कैटायन जो है तुम्हारा, बेसिकली कैटायन को रिड्यूस कर देगा उसकी आइसोलेटेड स्टेट में। खुद का तो क्या कर लेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पे मेटल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो देखो ध्यान से, पैलेडियम +2 खुद तो रिड्यूस हो गया पैलेडियम सॉलिड में +2 से 0, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज 0 से +1। ठीक इसी प्रकार अगर आप इस रिएक्शन में बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस है, तो हमने क्या बोला, तुम्हारा मेटल यहां पॉजिटिव स्टेट में था, ये तो रिड्यूस होकर आइसोलेटेड स्टेट में आ गया, पर हाइड्रोजन जो है वो 0 से ऑक्सीडाइज होकर +1 में चला गया वाटर के केस में। सही है, ये बेसिक रिएक्शंस होती हैं बेटा। ये ऑक्सीडाइज कर गया, ये रिड्यूस कर गया, यहां ये ऑक्सीडाइज कर गया, ये रिड्यूस कर गया। फर्क सिर्फ इतना सा था, यहां खाली हाइड्रोजन था तो H+ में ऑक्सीडाइज हुआ, यहां ऑक्सीजन के साथ क्लब होके वाटर बना गया, पर हुआ तो ऑक्सीडेशन ही ना, H 0 से गया तो +1 में ही ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली इस तरीके की। सही है, ठीक है साहब, ये रिएक्शन भी हो गई। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए। हमें थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है हाइड्राइड्स के बारे में, थोड़ी सी डिटेल में बात करनी है। किसके बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में। अगर आप हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइड्राइड्स में आप ये बोलेंगे कि ध्यान से देखिए, हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड्स अलग अलग तरीके के बनते हैं, जहां हाइड्रोजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पर बेटा हाइड्राइड्स का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो हमारी पूरी केमिस्ट्री में 3 तरीके के हाइड्राइड्स हैं। अगर मैं हाइड्राइड्स का क्लासिफिकेशन करूं तो हमारी पूरी केमिस्ट्री में 3 तरीके के हाइड्राइड्स हैं। कौन कौन, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मेटालिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मेटालिक हाइड्राइड्स। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक करके समझना होगा। अगर आप हाइड्राइड्स की बात करेंगे, अगर आप हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स
मेटालिक हाइड्राइड्स, ये 3 तरीके के हाइड्राइड्स हैं। अच्छा जी, अगर आयनिक हाइड्राइड्स है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल मैंने दिया लेट्स से NaH, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया LiAlH4, Li प्लस हो जाता है, AlH4 माइनस हो जाता है, इस तरीके के। अगर मैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करूं, मतलब ऐसे हाइड्रोजन की रिएक्शन जब नॉन मेटल्स के साथ होती है तो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, यहां मेटल्स के साथ होती है तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। यहां देखो आयनिक है ना, Na प्लस H माइनस, ठीक है जी, Na प्लस H माइनस, या Li प्लस AlH4 माइनस। अगर कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड बेसिकली हाइड्रोजन के साथ का कॉम्बिनेशन, तो जैसे मैंने बोला CH4, जैसे मैंने बोला NH3, जैसे मैंने बोला लेट्स से BH3, तो ये तुम्हारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स हो गए। हाँ नॉन मेटालिक हैं, बट ये कंडीशन थोड़ी थी कि मेटालिक ही होने चाहिए, हम तो हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट में इस तरीके के आ गए। अच्छा, मेटालिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं बेटा? ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं मेजरली। मैंने आपको जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ाए थे, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में मैंने कहा था कि जब किसी मेटल के लैटिस में इंटरस्टिशियस पोजीशन पे कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं तो वहां इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड, जैसे कि ये बना TiH 1.6 या कुछ और बन जाएगा, बट वो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होगा, ये स्टोइक्योमेट्रिक नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये डीएनएफ ब्लॉक वाले बनाते हैं मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं इनको। तो 3 तरीके से आप हाइड्राइड्स को क्लासिफाई करते हो, ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। अब यहीं पे हम रुकते नहीं है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, तो आओ बात कर लेते हैं। अगर आप कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को फर्दर आप 3 कैटेगरी में बांटते हो। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा इलेक्ट्रॉन रिच का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऐसे जिन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो गए? जिन पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या हो गए? जिनके पास पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल हो गया BH3। अगर आप देखेंगे तो बोरॉन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा है क्या यहाँ पे बोरॉन का? नहीं है साहब। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या ये स्टेबल है? इस समय तो नहीं है, फिर ये डाइबोरेन बनाता है बनाना बॉन्डिंग करके, राइट, स्टेबल होने के लिए। पर इस हालात में ये कैसा हाइड्राइड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन होते हैं? जैसे कि मैंने बोला CH4, बेटा कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, दैट्स इट। ना कोई लोन पेयर है, ना कोई बॉन्ड कम है, ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है उसमें, सही है। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं बेटा? जैसे कि NH3, जैसे कि वाटर। तो होगा क्या? NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। तो आप ये कहते हो कि यहां पे नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां से आ गए, और एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, ऑक्टेट पूरा है। बट ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी सकता है किसी और को, उस किसी और का ऑक्टेट करवाने में भी हेल्प कर सकता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। सिमिलरली वाटर की बात करोगे तो यहां ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर किसी और को दिए भी जा सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये भी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। तो स्पीशीज हैविंग लोन पेयर व्हिच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू समबडी एल्स व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जिन पे पूरे पूरे हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिन पे कम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। तो आयनिक हाइड्राइड्स हो गए, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हो गए, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हो गए। सारी बातें समझ में आ गई अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अगर इस तरीके से आपको सारे हाइड्राइड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की। अगला सेगमेंट है हमारे पास में वाटर। अब मुझे तुमसे बात करनी है वाटर के बारे में, फिर मैं बात करूंगा तुमसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। पर वाटर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि वाटर में तुम्हें हार्डनेस भी डील करनी है, वाटर के अंदर आपको हार्डनेस वाला मुद्दा भी डील करना है। क्लियर है? ध्यान से एक बार देखिए, मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देखिएगा, बेसिक बातें कुछ आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं स्क्रीन पे।
चलो भाई, अगर हम बात करें वाटर की, तो यार वाटर का बेसिक सी बात है, फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी कुछ केमिकल बॉन्डिंग वाली बातों की बात करूं, तो आप बोलते हो H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इस पे हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालना मैंने सिखाया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3, और तुम्हें पहले से भी हाइब्रिडाइजेशन आता होगा, बट मैंने पी ब्लॉक की शुरुआत में फिर भी बता दिया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अगर आपसे कोई कहे वाटर की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो आप बोलोगे वाटर की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। वाटर की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अगर आप वाटर में शेप की बात करें, तो वाटर की शेप कैसी होती है? शेप होती है बेंड शेप। ठीक है जी, बेंड शेप होती है। कैसी होती है शेप? कुछ ऐसी होती है। दो लोन पेयर्स होते हैं और ये हमारे पास में है। ठीक है जी, अगर यहां पे आपसे बॉन्ड एंगल की बात करी जाए, तो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के अराउंड होता है। ऐसा क्यों? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। बट बेटा यहां पे ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल घट जाता है, और घटकर लगभग 104.5 के आसपास आ जाता है। ये पानी के बारे में बेसिक बातें हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं तुम्हें बताऊं पानी के लिए, तो वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ करता है, या ऑक्सीजन के साथ करता है, या नाइट्रोजन के साथ करता है। तो वाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दो स्टेट्स में पढ़ते हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आइस के केस में, और लिक्विड स्टेट में पढ़ते हो वाटर के केस में। तो ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। आइस में भी करता है, वाटर में भी करता है। यहां पे आपको यह बात भी पता होती है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये हो जाता है, हम बोलते हैं आइस का जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो केज लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बीच में एयर गैप्स हैं बहुत ज्यादा, तो वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाती है। जबकि पानी के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। जब सॉलिड स्टेट की बात करते हो तो हेक्सागोनल क्यूबिक केज लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे। ठीक है जी, तो उस वजह से वो फ्लोट करता है। ये बात भी आपको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ बताया जाता है। सही है जी। अगर ये सारी बातें अपने को पता है वाटर के बारे में, कि वाटर का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है आइस की वाटर से, तो हम इसके लिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फैक्ट बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बात आपको पता थी। बट इन विंटर सीजन यही चीज काम की होती है। कैसे? विंटर सीजन में क्या होता है, जो लेक है, जो झीलें हैं, उनकी परत जो है, उनके सरफेस पे जो है वो बर्फ जम जाती है। उनके सरफेस पे बर्फ जम गई है, तो हम बोलते हैं आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक, इट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। वो जो आइस की परत बन गई है ना, वो जो नीचे एक्वेटिक स्पीशीज है, उनके लिए एक तरीके का थर्मल इंसुलेशन है, कि उन्हें बाहर से ज्यादा ठंड या कोई भी माहौल फील नहीं हो रहा। आइस ने उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज डेड हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बेटरमेंट के लिए ये चीज देखी जाती है। सही है, ठीक है जी, ये आइस की बात थी। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे तो ऐसा होता है आइस का स्ट्रक्चर, है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये बीच बीच में इंटरस्टिशियल गैप्स हैं, एयर गैप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गई। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है साहब। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। वाटर की ना खास प्रॉपर्टीज दो तीन चैप्टर से मिलके आती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम वाटर के बारे में बात करते हो, तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ी सी वाटर के बारे में बात करते हो। इन दो चैप्टर से खास चीज देखते हो तुम वाटर की। ठीक है, बाकी रिडॉक्स रिएक्शंस एंड ऑल तो नॉर्मल है, बट इन दो चैप्टर से खास एप्लीकेशंस आते हैं। एक तो ये कि पानी का नेचर एम्फोटेरिक होता है। पानी का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक, मतलब वो एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे? आपने ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी आयनिक इक्विलिब्रियम में। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी कैसे चलती है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स पे, कि एक एसिड है, अगर उसने अपना H+ लूज कर दिया तो बचा हुआ पार्ट उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एक बेस है, उसने H+ गेन कर लिया तो बनने वाला पार्ट कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होता है,
आर्हीनियस एसिड बेस अलग होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस अलग होते हैं, लुईस एसिड बेस अलग होते हैं। हम ब्रॉन्स्टेड की बात कर रहे हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होता है? जो डोनेट करता है H+। जैसे कि अगर HCl एक्वस है तो इसने अपना एक H+ डोनेट कर दिया और साथ में क्या बना दिया? Cl-। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करते हो, अगर आप ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करते हो तो ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है H+। ब्रॉन्स्टेड बेस की बात कौन होती है? जो एक्सेप्ट करता है H+। जैसे कि NH3 है, इसने कहीं से H+ एक्सेप्ट करा और क्या बना दिया? NH4+। अब ये कहां से H+ एक्सेप्ट किया उस पर अलग से बात करेंगे, बट अभी बेसिक डेफिनेशन समझो। एसिड कौन है? जिसने H+ लूज कर दिया। बेस कौन है? जिसने H+ एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहां पे बेटा दो बातें आती हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं ये तुम्हारा एसिड है, इसकी प्रॉपर्टी है H+ लूज करना, तो H+ लूज कर दिया, पर जो बची हुई चीज बनी Cl- जो बचा हुआ बना, इसे हम इस एसिड का क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड का कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है। बेस ने H+ एक्सेप्ट कर लिया, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बना, इसे हम क्या बोलेंगे? ये होगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या होगा? हमारा कॉन्जुगेट एसिड। तो जो आपकी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होती है ना बेटा, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड थ्योरी पे बेस्ड होती है। अब बस इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखना कैसे। मैंने दो रिएक्शंस लिखी। मैंने बोला वाटर प्लस NH3, तो होगा क्या? यहां पे वाटर के साथ अगर NH3 को रिएक्ट करवा रहे हो, NH3 एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। अगर एक ब्रॉन्स्टेड बेस है तो इसका काम क्या होगा? H+ एक्सेप्ट करना। तो ये वाटर जो है, वाटर ये कैसे टूटता है? H+ और OH- में। ठीक है, सेल्फ आयनाइज्ड रहता है हमेशा। तो NH3 क्या करेगा? इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, NH4+ बना लेगा, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? OH-। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? OH-, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे वाटर कैसे एक्ट करा? वाटर एसिड की तरह एक्ट करा। क्यों? क्योंकि वाटर ने अपना H+ लूज करा, तभी तो NH3 ने गेन करा। और जो चीज अपना H+ लूज करती है वो क्या होती है? ब्रॉन्स्टेड एसिड होती है। ठीक है, तो यहां पे जो वाटर है तुम्हारा, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। जो वाटर है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है साहब, ओके। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन में। अगली रिएक्शन देखिए, H2O को H2S के साथ रिएक्ट करवाया। अब होगा क्या? भाई वाटर तो तुम्हारा भाई वैसा ही है, कैसा है? H+ और OH-, है ना बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिड है। ठीक है, जैसे NH3 एक ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिड होता है। अगर ये एसिड होता है तो ये क्या करना चाहेगा? ये बेटा अपना H+ लूज करना चाहेगा और HS- अलग। सही बात है? ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस बार इसको पानी के आयनाइजेशन की नीड ही नहीं है। ये क्या करेगा? ये जो H+ है, ये डायरेक्ट इस वाटर के साथ जाके मिल जाएगा और H3O+ बना देगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और HS- तुम्हारा अलग हो जाएगा। यहां पर NH3 ने H+ लिया, जबकि यहां पर H2S ने अपना H+ दिया। ध्यान से सुनना, NH3 ने H+ लिया, जबकि यहां पे H2S ने H+ दिया। यहां वाटर ने H+ दिया अपना NH3 को, है ना? तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, जबकि नीचे वाले केस में वाटर ने H2S वाला H+ लिया है, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। तो बेटा वाटर जो है वो अलग अलग कंडीशंस में कन्वीनियंस के हिसाब से एसिड या बेस की तरह रिएक्ट करता है, और जो चीजें एसिड या बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? एम्फोटेरिक। तो वाटर आपका कैसा है? एम्फोटेरिक। वाटर आपका कैसा है? एम्फोटेरिक। सही है, वाटर आपका एम्फोटेरिक है। एक और वाटर की जो खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज उसका सेल्फ आयनाइजेशन। एक और जो खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज उसका सेल्फ आयनाइजेशन, कि बीकर में, लिक्विड मीडियम में वो हमेशा सेल्फ आयनाइज रहता है। ऐसे आप या तो ऐसे बोल दो कि जो H2O है ये टूटा हुआ रहता है हमेशा H+ और OH- में। और हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में ये भी पढ़ते हैं कि एक्वस H+ का मतलब हाइड्रोनियम आयन भी होता है। तो वो भी आप बोल सकते हो कि 2H2O के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन और OH- में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये भी रिएक्शन आपकी सेल्फ आयनाइजेशन की, ये भी। इनफैक्ट तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में तो इस रिएक्शन को बड़े ढंग से पढ़ते हो, बहुत यूज करते हो, कि तुम इससे KW लिखते हो ये, और इसकी वैल्यू निकालते हो रूम टेम्परेचर पे ये, और तुम PKW की वैल्यू निकालते हो ये। सही है, तो ये हमारा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया।
ठीक है, ये भी पानी की एक प्रॉपर्टी है। पानी की एक प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक नेचर, एक प्रॉपर्टी सेल्फ आयनाइजेशन। अब हम बात करते हैं पानी के रेडॉक्स रिएक्शंस की, फिर उसके हाइड्रोलिसिस की। तो ये इजी इजी चीजें हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे, देखना ध्यान से। वाटर जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन में अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा। देखो, अगर तुमने वाटर को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो होगा क्या, जो वाटर है वो सेल्फ आयनाइज रहता है H+ और OH- में। तो ये जो Na है ये Na+ बना के OH- ले लेगा, तो ये तो NaOH बन गया, और वाटर ने जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो गेन करके हाइड्रोजन बना लिया। जिनको मेरी बातें नहीं समझ में आई एक बार ध्यान से देखें। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा ये जो वाटर है ये तो सेल्फ आयनाइज रहता है, किस में, H+ में और OH- में। और जो तुम्हारा सोडियम मेटल है, मेटल का काम हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, राइट। तो होगा क्या, ये सोडियम आयन तो इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में क्लब होकर NaOH बना लेगा, और ये जो H+ है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना लेगा। अब आपको ध्यान है, हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो H+ ने ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन ही तो किया है। तो बस वही वाली बात है, आपने बोला कि वाटर जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके से रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन बन जाता है, सही है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से आपने बोला वाटर जो है अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो एक रिएक्शन ये भी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ सकते हो। बाकी आप बायो में काफी पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, तो वहां से आपको पता होगी। क्लियर है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर ये पता है तो एक और रिडॉक्स रिएक्शन देख लो, ये आपको मैंने पी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपके जनरली हैलोजेंस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके HX बनाते हैं और HOX बनाते हैं, ठीक है। और ये चीज कौन फॉलो करता है, Cl2 और Br2 फॉलो करते हैं। हमने बोला था I2 जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता, ये भी आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया था। और मैंने कहा था जो F2 है वो वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, तो ये देखो ध्यान से समझने वाली बात, F2 जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, HF बनाता है और O2 बनाता है, HF बनाता है और O2 बनाता है, सही है। तो ये आपने अलग अलग रिएक्शंस पढ़ी हुई है वाटर के साथ में चीजों की, पी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। तो बेटा पानी हाइड्रोलिसिस करने के भी काम आता है। हाइड्रोलिसिस ये करता क्यों है, क्योंकि बेटा पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो अपने अंदर हर चीज को घोल सकता है, तो हाइड्रोलाइज भी करा सकता है। और हर चीज को घोल क्यों सकता है अपने अंदर, क्योंकि बेटा पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है एक टेंडेंसी, ये एक वैल्यू है जो ये बताती है कि किस चीज की कितनी स्ट्रेंथ है अपने अंदर चीजों को घोलने की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वैल्यू है, एक स्ट्रेंथ है जो ये बताती है कि कोई चीज अपने अंदर कितना घोल सकता है। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, दैट मींस वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोल सकता है, राइट। अगर वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोल सकता है तो वही वाली बात है, ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को तो अपने अंदर डिसॉल्व करता ही है। जैसे NaCl डालोगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा, कुछ और डालोगे तो वो भी आयंस में टूट जाएगा। उसके साथ साथ ये कोवेलेंट को भी डिसॉल्व करता है। जैसे P4O10 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बेटा फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। SiCl4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो SiO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एजाइड आयन का ध्यान रखना, ये कौन है, एजाइड आयन है कि नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन है, सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन मत लाना। हम बोलते हैं अगर पूरे N3 पे -1 चार्ज है तो ये एजाइड आयन है, और अगर पूरे N पे 3- चार्ज है तो ये नाइट्राइड आयन है, राइट। तो हमने बोला नाइट्राइड आयन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो NH3 और OH- बनाता है। तो ये पानी की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है जो अलग अलग तरीके से आप देखते हो, ठीक है साहब। पानी के लिए आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और देख लो, हाइड्रेट फॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्या कि पानी जो है वो अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स बनाता है, क्रिस्टलाइज या हाइड्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि पानी कोऑर्डिनेटेड वाटर भी बनाता है, इंटरस्टिशियल वाटर भी बनाता है, और पानी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर भी बनाता है, मतलब रिएक्शन या कंपाउंड्स बनाता है। देखना ध्यान से, कोऑर्डिनेटेड वाटर जैसे कि ये, कि आपके पास में वाटर एज ए लीगेंड सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है और सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। जैसे यहां पे क्रोमियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है 6 पानी के लिगेंड्स के साथ जुड़ के, तो एज ए लिगेंड यूज हो गया।
अच्छा, कभी कभी ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह जुड़ जाता है ना, ये तो बचपन से देख रहे हैं, तो ये इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं इसको। और कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जैसे इस पे क्वेश्चन जो नीट में आया था वो यही था, जो आपको ध्यान भी रखना है कि CuSO4.5H2O, दिखने में तो ये लगता है इंटरस्टिशियल वाटर, बट एक्चुअली इंटरस्टिशियल नहीं है, ये क्या है आपका बॉन्डेड वाला वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। क्वेश्चन आता है इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, लग तो 5 रहे हैं, बट एक्चुअली यहां पे 4 पानी के मॉलिक्यूल तो एज ए लिगेंड यूज होते हैं, और एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो क्वेश्चन अगर आए कि कितने पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिख 5 रहे हैं, बट पांचों नहीं बना रहे, सिर्फ 4 बना रहे हैं, पांचवा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है, सही है। तो ये पानी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स में कोई भी एग्जाम्पल, तो आपको करना आना चाहिए, सही है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, पूछा गया है नीट में ऑलरेडी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो जी, अगर हाइड्रेट की बात भी समझ आई तो अब हम तैयार हैं एक नए सेगमेंट पे जाने के लिए, विच इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बेटा हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस कितने तरीके की होती है, किन की वजह से होती है, और कैसे हार्डनेस से आप इजाद पा सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी बात शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो बेटा कभी कभी पानी के अंदर क्या होता है ना, जनरली जब आप पानी को किसी चीज में मिलाते हो तो पानी झाग बनाता है, डिटर्जेंट की तरह काम करेगा, डिटर्जेंट के साथ डालोगे तो झाग बनाएगा एंड ऑल, ठीक है। बट कभी कभी पानी ना स्कम बना लेता है, पीपीटी बना लेता है, लेदर नहीं बनाता। लेदर बोले तो झाग, LATHER, ठीक है। तो उस केसेस में जहां पे पानी लेथर ना बनाए, झाग ना बनाए, रादर स्कम की तरह या पीपीटी की तरह सेटल हो जाता है, उस वाटर को हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी के लिए सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं जो आपका वाटर है, जो आपका वाटर है ये आप दो तरीकों से पढ़ते हो। एक है तुम्हारा हार्ड वाटर, एक है तुम्हारा सॉफ्ट वाटर। फर्क क्या होता है? सॉफ्ट वाटर जो होता है ये अगर सोप के साथ रिएक्ट करवाओगे, इसको साबुन के साथ में, झाग बनाएगा। आप नॉर्मली घर पे हाथ धोते हो, झाग बनते हैं ना, जब साबुन से हाथ धोते हो, आप लोग कोई भी हैंड वॉश यूज करते हो या कुछ भी, तो सॉफ्ट वाटर है वो। बट कभी कभी आपके पास में पानी जो होता है वो झाग नहीं बनाता, इट डू नॉट फॉर्म लेदर, एंड इफ इट डू नॉट फॉर्म लेदर तो वो वाटर कैसा है? हार्ड वाटर है। वो वाटर कैसा है आपका? हार्ड वाटर है। अब ये हार्ड आया कहां से? नॉर्मल पानी तो था आपके पास, पानी में हार्डनेस कैसे आ गई? तो बेटा हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, पानी में हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इनके क्लोराइड्स और इनके सल्फेट्स। ये 3 कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है हार्डनेस के लिए। कि पानी हार्ड जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इनकी वजह से। कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हो सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो सकते हैं। इनकी वजह से जो वाटर है आपका वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। अब अगर आप हार्ड बोल ही चुके हैं तो अब ध्यान से सुनिएगा हार्ड के बारे में एक बात। हम बोलते हैं कि हार्डनेस जो होती है, जो हार्डनेस होती है तुम्हारी वो 2 तरीके की होती है। हार्डनेस जो है तुम्हारी वो 2 तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस जो है वो 2 तरीके की है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस, एक है परमानेंट हार्डनेस। है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही, बट टेम्परेरी हार्डनेस का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। टेम्परेरी हार्डनेस का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जबकि परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स।
ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, जबकि परमानेंट हार्डनेस का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। ठीक है, तो आपके पास जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करते हैं, क्लोराइड और सल्फेट जो है वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। अब होता क्या है, अल्टीमेटली हमें करना क्या है, पानी में से हार्डनेस तो निकालनी है। तो हार्डनेस निकालने के लिए आप अलग अलग फंडे यूज करते हो। आप टेम्परेरी हार्डनेस निकालने के लिए अलग फंडे यूज करते हो, परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए अलग फंडे यूज करते हो। एक एक करके शुरू करते हैं कैसे हार्डनेस निकलती है। सही है, चलो भाई, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे हार्डनेस, क्या निकालेंगे हार्डनेस, देखो ध्यान से। बट उससे पहले मैंने बोला ये लेथर नहीं बनाता, ये लेथर बनाता है। तो हार्ड वाटर क्या करता है, हार्ड वाटर अगर लेथर नहीं बनाता तो हार्ड वाटर स्कम या पीपीटी बना लेता है। कैसे बना लेता है, वो एक रिएक्शन देख लो, कभी कभी आपके काम आती है। बेटा सोप्स में क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है ना। सोप्स में क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है। अब अगर ये नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो झाग बना लेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। बट अगर ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो झाग नहीं बनाएंगे, पीपीटी बना लेंगे। और अगर अब पीपीटी बन रहा है तो तुम्हें एहसास हो गया है वो किसका होगा, या तो कैल्शियम के आयन का या मैग्नीशियम के आयन का, क्योंकि वही होता है हार्ड वाटर, है ना। तो देखो ध्यान से, हमने बोला कि सोप को जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्टीयरेट बन के वो पीपीटी बना लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तुमने सोप ली, उनके साथ में हार्ड वाटर रिएक्ट करवाया। हार्ड वाटर क्या है, या तो कैल्शियम का आयन या मैग्नीशियम का, बाइकार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, सल्फेट हो, कुछ भी हो। मेटल का आयन तो Ca+2 Mg+2 ही होगा। ये रिएक्ट करवाओगे ना तो सोडियम तो डिस्प्लेस हो जाएगा, मेटल यहां पे आके पीपीटी बना लेगा। तो दिस इज हार्डनेस, दिस इज कॉजिंग हार्डनेस। ठीक है, कि ये पीपीटी बन गया, ये हार्डनेस है। ये लॉन्ड्री में इसीलिए इसको यूज नहीं करते हार्ड वाटर को। अगर आप इन्हें किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या फिर जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाते हो, तुम्हारे बॉयलर्स होते हैं और स्क्रबर्स होते हैं, जो और इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मैं अभी गैसिफिकेशन में बता रहा था, तो वहां अगर हार्ड वाटर चला गया ना गलती से, तो होगा क्या, वहां पे जंग लग जाएगी, स्केलिंग हो जाती है। तो बेटा फिर उसको हटाना पड़ता है, रिएक्शंस करानी पड़ती है अलग अलग, उसकी पूरी क्लीनलीनेस करवानी पड़ती है, क्योंकि हार्ड वाटर हमारे लिए खराब है। राइट, तो हार्ड वाटर होता कैसे, ऐसे रिएक्शन कर लेता है, पीपीटी बना लेता है। ठीक है, अब हार्ड वाटर मैंने तुम्हें बताया दो तरीके का है, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर टेम्परेरी और परमानेंट है तो टेम्परेरी किसकी वजह से है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बाइकार्बोनेट्स को आप एक और नाम देते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। राइट, अब उन्हें निकालें कैसे, उन्हें निकालें कैसे, तो मैं नोट्स में सारी थियरी लिखी हुई है जो आपको दे दूंगा। ऑल्दो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन एक साथ किया, बट तुम पढ़ सकते हो नोट्स में डिटेल में। राइट, सुनना ध्यान से, हम लोग दो तरीकों से निकालते हैं। हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस को ना दो तरीकों से निकालते हैं। एक होता है हमारे पास में बॉइलिंग और एक होता है हमारे पास में क्लार्क्स मेथड। सुनना ध्यान से, अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है, अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप बॉइलिंग कर लो या फिर आप क्या कर लो, क्लार्क्स मेथड यूज कर लो। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है, सिंपल, जो आपका सैंपल है जिसमें हार्ड वाटर है उसको बॉईल करो। ठीक है, उसमें पीपीटी बन जाएगा, वो अलग निकल जाएगा और बची हुई चीज आपकी फ्रेश। या फिर क्लार्क्स मेथड, आप लाइम वाटर डालते हो उसमें, लाइम सोल्यूशन, जो आपका रिएक्ट करके चीजों को आपसे इजाद दे देता है। तो सुनना ध्यान से, कैसे हम लोग एक एक करके हार्डनेस निकालते हैं। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, हमने बोला कि जो भी आपके पास में बाइकार्बोनेट्स हैं, जैसे हार्ड वाटर है तो उसमें बाइकार्बोनेट्स होंगे, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं इनसॉल्युबल पीपीटीज के अंदर। किन में कन्वर्ट करते हैं, इनसॉल्युबल पीपीटीज के अंदर, और उन पीपीटीज को क्या कर देते हैं, फिर फिल्टर ऑफ कर देते हैं। दैट इज द वे ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, कि तुम्हारा जो हार्ड वाटर है उसको पहले इनसॉल्युबल पीपीटीज में कन्वर्ट करो और फिर उसको आप वहां से निकाल दो। जैसे कि अगर आपने बात करा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, टेम्परेरी हार्डनेस इनकी वजह से ही होती है, तो आपने क्या किया, इनको हीट किया। इसको हीट करोगे बाइकार्बोनेट को तो ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 S ब्लॉक में पढ़ के आए हैं कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का थर्मल डीकॉम्पोजिशन कैसे होता है। ये टूटा तो बेटा ये जो CaCO3 है ये इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट है ना, ये पीपीटी बन के निकल गया, बची हुई चीजें तुम्हारी अलग आ गई, पानी में से हार्डनेस गई। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी हीट कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट वही बनेगा MgCO3, वाटर और CO2, पर बेटा यहाँ MgCO3 नहीं बनता, यहां पे MgOH होल ट्वाइस बनता है। कारण ये है कि KSP जो होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट से,
और जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो पीपीटी जल्दी इजीली बनाएगा। तो हम बोलते हैं जब इसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आपका बचा हुआ चीज निकल जाता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेट है, इसको आप हटा लो, आपको जो मिलेगी बची हुई चीज वो सॉफ्ट वाटर होगी। तो ध्यान से देखना, यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ये खास बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। क्लियर है? उसका कारण क्या है? केएसपी वाला, और वो बात मैंने यहां लिखी हुई भी है, हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ MgCO3, और जिसका केएसपी ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा। दैट्स इट। सही है? ठीक है साहब, ओके जी। तो ये आपने टेम्परेरी हार्डनेस निकाली बॉइलिंग के थ्रू। अभी टेम्परेरी हार्डनेस निकालने का एक और तरीका होता है, दैट इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में आप क्या करते हो, आप लाइम को ऐड करते हो हार्ड वाटर में। आप किसको ऐड करते हो बेटा? लाइम को। लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब लाइम को ऐड करते हो हार्ड वाटर के अंदर तो फिर से मुद्दा वही है, आपको करना क्या है? आपको पीपीटीज बनाने हैं। किसके? कार्बोनेट्स के या फिर हाइड्रोक्साइड्स के। तो आपने रिएक्शन करवा दी, देख लो आयन एक्सचेंज रिएक्शंस है, सिंपल सी बात है। रिएक्शन करवाओगे, इनके पीपीटी निकल जाएंगे, फिल्टर ऑफ कर दोगे, सॉफ्ट वाटर आ जाएगा हार्ड वाटर से। सिंपल। सही है? देखो एक बार इसको ध्यान से। कोई दिक्कत है यहां तक? तो क्लार्क्स मेथड तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई भी समस्या है तो बताइए। सही है? समझ आ गया भाई क्लार्क्स मेथड? ओके भैया, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें बॉइलिंग समझ आई, तुम्हें क्लार्क्स मेथड समझ आया, तो बेटा इस तरीके से तुमने टेम्परेरी हार्डनेस तो निकाल दी। अब हमें बात करनी है परमानेंट हार्डनेस की। किसकी बात करनी है? परमानेंट हार्डनेस की। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस होती किसकी वजह से है? तो परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। किसकी वजह से? क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स ले लो या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स ले लो, इनकी वजह से तुम्हारी क्या आती है? परमानेंट हार्डनेस आती है। परमानेंट हार्डनेस को तुम नॉर्मल बॉइलिंग से नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए तुम्हें अलग अलग मेथड्स चाहिए। तुम वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करवाते हो, तुम जियोलाइट मेथड यूज करवाते हो, तुम कैल्गन प्रोसेस यूज करते हो, तुम कैटायन एक्सचेंजर से पास कराते हो, रेजिन्स के मेथड से। तो इन 4 तरीकों से तुम परमानेंट हार्डनेस निकालते हो। एक एक करके समझते हैं। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, कोई खास रिएक्शन है नहीं, बस तरीके ध्यान रखने हैं। वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करवा दो तो होगा क्या? क्लोराइड या सल्फेट्स ही होंगे। एम मतलब या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो कुछ नहीं है। क्लोराइड या सल्फेट्स को जब तुमने वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करवाई, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ में पीपीटी बना लेगा, सोडियम क्लोराइड अलग बन जाएगा। मेटल यहां पे कार्बोनेट के साथ में पीपीटी बना लेगा, सोडियम सल्फेट अलग बन जाएगा। ये जो पीपीटी बना इसको फिल्टर ऑफ कर दोगे, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। दैट्स इट। ये था ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कैल्गन्स मेथड, तो कैल्गन मेथड में हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको कहते हैं कैल्गन, जिसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ध्यान से देखो, इसको लिखा जाता है ऐसे, Na6P6O18, और इसको अगर ढंग से लिखे ना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में तो हम लिखेंगे ऐसे, Na2Na4P6O18। ठीक है, Na2Na4P6O18। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में होता है कैल्गन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में तुम्हें पता है जब इसको डिसोसिएट करते हो आयंस में तो आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाता है। मतलब जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये कैसे टूटेगा? सोडियम आयन तो अलग हो जाएंगे, 2 जो बाहर वाले हैं, और ये जो अंदर वाला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा। सही बात है? अच्छा, इसी को और कैसे लिखा जाता है? इसी को लिखने का एक और तरीका है, इसी चीज को देखना ध्यान से, Na4PO3 होल 6-2। फॉस्फाइट आयन है मेरे पास, Na4PO3 होल 6-2। तो ये प्रोसेस है मेरे पास में कैल्गन को समझने का। अब करना क्या है? वही वाले काम है, जिन मेटल का क्लोराइड है या जिन मेटल का सल्फेट्स है वो क्या करेंगे? कैल्गन के साथ में रिएक्ट करेंगे। जब कैल्गन के साथ में रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो ये बाहर वाले सोडियम आयन तो एज इट इज रहते हैं, जो अंदर तुम्हारे 4 सोडियम आयन है इनको कौन रिप्लेस कर देता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम। मुझे एक बात बताओ, एक सोडियम आयन पे वैलेंसी कितनी? +1। और कैल्शियम आयन पे वैलेंसी कितनी? +2। मैग्नीशियम आयन पे वैलेंसी कितनी? +2। मतलब मैं बोलूं अगर एक कैल्शियम आयन को लाके यहां पे फिट करना है तो 2 सोडियम को निकालना पड़ेगा। बताओ,
एक कैल्शियम आयन को लाके फिट करना है तो दो सोडियम को निकालना पड़ेगा। क्यों बेटा? दो सोडियम जाएंगे जब भी तो दो Na+ जाएंगे, जब भी तो टोटल +2 चार्ज जाएगा, वो +2 जाएगा जब भी तो एक Ca+2 आके बैठेगा। तो एक कैल्शियम आयन या एक मैग्नीशियम आयन को बिठाने के लिए दो सोडियम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां कितने सोडियम है? 4। अगर 4 सोडियम है तो यहां पे कितने कैल्शियम आके इसको सेटिस्फाई करेंगे? 2। तो हम बोलेंगे जब भी तुम इसे कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा कि Na2 और अंदर क्या हो जाएगा? Ca2PO3 होल 6 -2। या अगर मैग्नीशियम है तो आप बोलोगे Na2 तो बाहर एज इट इज, अंदर हो जाएगा Mg2PO3 होल 6 -2। सही है? ये Ca2 और ये Mg2। ध्यान से समझिएगा, 4 सोडियम आयन जाएंगे तो 2 कैल्शियम आयन आएंगे, क्योंकि वैलेंसी तभी बैलेंस होगी। 4 सोडियम आयन जाएंगे तो 2 मैग्नीशियम आयन आएंगे, तभी तुम्हारी वैलेंसी मेंटेन होगी यहां पे। सही है? तो ये काल्गन प्रोसेस था। इस तरीके से तुम्हारा ये सॉल्युबल रहता है पार्ट, फिर इससे तुम लोग सॉफ्ट वाटर बना सकते हो। दिस इज योर काल्गन मेथड। अच्छा जी, जब काल्गन मेथड समझ आया तो अगला है आयन एक्सचेंज मेथड। ये यहां वाली रिएक्शंस को इग्नोर करना, ये सारी रिएक्शंस एक साथ लिखी हुई है, इस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे अभी, हम तो मेथड समझते हैं, इस पे मत ध्यान दो अभी। ठीक है? सिंपल सी मेथड है। आयन एक्सचेंज में तुम इस बार क्या यूज कर रहे हो? जियोलाइट। भाई तुमने वॉशिंग सोडा यूज कर लिया, तुमने काल्गन यूज कर लिया, अब की बारी तुमने क्या यूज किया? जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है ना? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नाम सुनना ध्यान से। जियोलाइट क्या होता है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट या एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला होता है ये, बट हम ना इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला बार बार यूज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, AlSiO4- को Z से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम तो हर जगह क्या यूज करेंगे अब? NaZ। तो सिंपल सी बात है, जो अभी तक कर रहे थे वो यहां करेंगे। काल्गन डाला हार्ड वाटर में, वो निकाल दिया। वॉशिंग सोडा डाला तो उससे पीपीटी बना के निकाल दिया। अब की बारी क्या करेंगे? हार्ड वाटर में ये डालेंगे जियोलाइट। जियोलाइट डालोगे तो क्या होगा? मेटल एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा कि जियोलाइट के साथ आके तो मेटल जुड़ गया और सोडियम आयन तुम्हारा अलग हो गया। दैट्स इट। जियोलाइट के साथ आके क्या हो गया? मेटल जुड़ गया और सोडियम आयन तुम्हारा अलग हो गया। दैट्स इट। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सोडियम यूज हो जाता है तो पूरा जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसको रीजनरेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी तुमने मेटल के साथ में जियोलाइट जोड़ा हुआ है, इसके साथ NaCl डाल दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रीजनरेट। रीजनरेट का क्या मतलब है सर? बेटा रीजनरेट का मतलब है कि उसके पास जो बॉन्डिंग साइट्स थी उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई, तो उनकी एक्टिविटी को वापस बनाना है, उनको और रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करवाना है, तो आप NaCl से रिएक्ट करवा दो, फिर से जियोलाइट तुम्हारा रेडी हो गया। सही है? ये था जियोलाइट मेथड। अगर जियोलाइट मेथड समझ में आता है तो जियोलाइट जैसा ही एक और मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि आप इस बार कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हो। क्या यूज करते हो बेटा? कैटायन एक्सचेंजर। ये मेथड जियोलाइट से ज्यादा बेटर है, तरीका सेम है। आपके पास में कैटायन एक्सचेंजर्स में क्या होता है ना, आपके पास सल्फोनिक एसिड के ग्रुप्स होते हैं। पहले आप इनको सोडियम में कन्वर्ट करते हो। पहले आप इनको किस में कन्वर्ट करते हो? सोडियम में। इसको NaCl से रिएक्ट करवा के सोडियम में ग्रुप में कन्वर्ट करते हो। RNA बनाया। अब इस RNA को आप मेटल आयन के साथ में रिप्लेस करा दो, मतलब रिएक्ट करवा दो हार्ड वाटर वाले। ये क्या हो सकता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम। फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, मेटल सोडियम को रिप्लेस कर देगा, आ गया यहां पे। अब ये कैटायनिक फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ये एनायनिक फॉर्म में भी यूज हो सकता है। इसको आप एक बार पढ़िएगा, बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा। ये आपका एनायनिक फॉर्म में यूज, और वहां पे आपने पढ़ा था कैटायनिक फॉर्म में यूज। एनायनिक फॉर्म आगे है, ये वाला एनायनिक फॉर्म का यूज। बट हाँ, मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है हमारी। हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। बेटा बोर्ड्स में आपकी एनसीईआरटी में एक सवाल है, डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में क्या अंतर है? तो डीमिनरलाइज्ड वाटर ना आपको यहां से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? उसमें सारे मिनरल्स तुमने हटा दिए। कैसे? तुम हार्ड वाटर को कहां ले गए? तुमने इसको रिएक्ट करवाया RH के साथ में। इस बार कहां से रिएक्ट करवाया? RH के साथ। तो तुम्हारे पास में Mr2 बना, यहां पे तुम्हारा क्या होगा? डीमिनरलाइज्ड वाटर आएगा। और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? उसमें मिनरल्स तो जाते ही हैं, उसके साथ में वायरस, बैक्टीरिया और इस तरीके की चीजें भी निकल जाती हैं। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में अंतर होता है कि डीमिनरलाइज्ड वाटर में मिनरल ही जाते हैं सिर्फ, डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स के साथ साथ ही वायरस, बैक्टीरिया और चीजें भी चली जाती हैं। सही है? और एक और बात सुनिएगा ध्यान से मेरी, डीमिनरलाइज्ड वाटर निकालने का तरीका क्या है? सेम कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। अब RNA की जगह आप RH से रिएक्ट करवा दोगे H+ फॉर्म के अंदर, दैट्स इट। और बेसिस के लिए OH- से, तो आपने OH- वाला फंडा स्टार्ट कर दिया। एक बार पढ़ना इसको, आसान है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैटायन एनायन एक्सचेंज रिएक्शन है, दैट्स इट।
ठीक है जी, ये था सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। और बेटा इन मेथड के थ्रू आपने क्या किया, इन मेथड के थ्रू आपने अल्टीमेटली क्या किया है, आपने क्या बना लिया है, आपने बना लिया है वाटर, जो डीमिनरलाइज वाटर है। H प्लस बनाया कैटायन एक्सचेंज से, OH माइनस बनाया एनायन एक्सचेंज से, फिर H प्लस और OH माइनस को कंबाइन करके बना दिया वाटर, ये आ गया डीमिनरलाइज वाटर। इससे तुमने हार्डनेस निकाल दी पानी की, और जो तुम्हारा वाटर बना है उसके अंदर से मिनरल्स भी सारे तुमने क्या कर दिए, फ्री कर दिए। अब बेटा बात आती है, इस तरीके से तुमने हार्डनेस भी पढ़ ली। अब हमें एक चीज पढ़नी है बड़ी डिटेल में लास्ट, दैट इज योर H2O2। हमारा एक ही टॉपिक बचा है यहां पे, दैट इज योर H2O2। तो अगर हम H2O2 के बारे में बात करना चाहते हैं तो H2O2 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 क्या होता है बेटा तुम्हारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करोगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में तुमने पहले कभी सुना है क्या? इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। इसमें क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज। अगर मैं सिंपल लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ऐसा होता है, ये O सिंगल बॉन्ड O जब बीच में आ जाता है तो इसको हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, परऑक्सी लिंकेज। इसकी प्रिपरेशन समझनी इंपॉर्टेंट है। एक तरीका है कि बेरियम परऑक्साइड को एक्सेस वाटर के साथ में जब आप इवेपोरेट करवाते हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलता है। देखो ध्यान से, आपने बेरियम परऑक्साइड लिया एक्सेस वाटर के साथ, एसिडिक मीडियम में जब इवेपोरेट करवाया तो BaSO4 अलग, वाटर अलग और H2O2 अलग। H2O2 अलग हो गया। एक तरीका तो ये है बनाने का। जब आपने इस तरीके से H2O2 बनाया तो एक तरीका आपके पास में क्या है, ये वाला, कि आपने क्या किया, परऑक्सो डाइसल्फेट बनाया। परऑक्सो डाइसल्फेट, इसको मार्शल एसिड का पार्ट भी बोलते हैं, एनायनिक वाला, और उससे तुमने क्या बना दिया, H2O2 बना दिया। इंपॉर्टेंट पिछले वाला मेथड ज्यादा था, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस से तुमने परऑक्सो डाइसल्फेट से H2O2 बना दिया। ठीक है, अब इस मेथड को D2O2 बनाने में भी यूज करते हैं। यार होता क्या है, H2O तुम्हारा नॉर्मल वाटर है, D2O तुम्हारा हार्ड वाटर या हैवी वाटर कहते हैं उसको, हार्ड तो नहीं, हैवी वाटर, क्योंकि डिटीरियम से बना है ना, आइसोटोप से बना है। ऐसी H2O2 तुम्हारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, D2O2 तुम्हारा ड्यूटीरियम परऑक्साइड है। तो ये मेथड ड्यूटीरियम परऑक्साइड के लिए ज्यादा यूज होता है। सही है, H2O2 के लिए तुम बेरियम वाला मेथड यूज कर सकते हो। ओके साहब, अगर ये हुआ तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए हमने बोला कलरलेस है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए अभी बात करते हैं। ये मिसिबल होता है वाटर के साथ हर प्रोपोर्शन में। जनरली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2O2.H2O। अच्छा बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, H2O2 जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। कैसे, ये ब्रेक कैसे होता है, इस पे नीट पे सवाल आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ये कैसे टूटता है, एक H प्लस अपना लूज कर देता है और HO2 माइनस अलग बना लेता है। ऐसे बिहेव करता है ये आयनाइज फॉर्म में। इट बिहेव्स एज एन एसिड। ये नीट में सवाल आया था, ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने लिखवा दिया कि एसिड का काम क्या होता है, H प्लस लूज करना, तो एक H प्लस लूज कर देता है, HO2 माइनस हाइड्रोक्सो टाइप का कंपाउंड बना के रखता है ये। ठीक है जी, ओके। अगर ये बात समझ में आती है आपको तो अब एक फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसकी आती है, विच इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ध्यान से समझो, आसान तरीके से बता रहा हूं। एक टर्म है जो H2O2 के लिए काफी यूज होता है, जिसे आप कहते हो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या यूज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 10 वॉल्यूम H2O2 है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेटा पहले ये समझो कि H2O2 को अगर हीट करोगे तो ये पानी में डीकंपोज होगा इस तरीके से, H2O प्लस हाफ O2 की फॉर्म में होगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास 10 वॉल्यूम H2O2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 सैंपल में, ध्यान से समझना है डेफिनेशन, 1 लीटर के H2O2 सैंपल में आपके पास 10 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है एट STP। बस 1 लीटर H2O2 सैंपल में आपके पास कितना लीटर ऑक्सीजन बन रहा है STP पे, 10 लीटर। कंडीशन है STP, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन। बट जनरली हम प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन मान के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप STP की बात करना चाह रहे हैं तो जनरली जो अभी लेटेस्ट है वो ये है कि प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन।
और इससे जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 22.7 लीटर। ठीक है, बट हम जनरली अपने कन्वीनियंस के लिए ये यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, प्रेशर 180 एम, टेम्परेचर 273 केल्विन, और यहां से जो हम वॉल्यूम यूज करते हैं वो है 22.4 लीटर। ये हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, बट वो भी यूज किया जा सकता है, ज्यादा अंतर आंसर में आएगा नहीं। ठीक है, तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ आया? अगर मैंने बोला 5 वॉल्यूम H2O2 है, इसका मतलब कि 1 लीटर H2O2 से 5 लीटर ऑक्सीजन निकल रही है एसटीपी पे, तो तुम्हें ऑक्सीजन के मोल्स मिल सकते हैं, राइट? क्योंकि एसटीपी पे मोल्स वगैरह निकालना आसान होता है। कैसे? मोल्स होते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहां पे अगर 5 लीटर निकल रहा है तो 5/22.4, अगर 10 लीटर निकल रहा है तो 10/22.4, और अगर ये वाला यूज करना है तो 5/22.7 या 10/22.7। है ना जी? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने बोला ये है आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बोलते हैं H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इंटू 11.2 या फिर नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तो कभी कभी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ देख के मोलैरिटी पूछता है, कभी मोलैरिटी देके वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, H2O2 जो है आपका, ये आपका H2O में भी ब्रेक हो सकता है और ऑक्सीजन में भी ब्रेक हो सकता है। इसका N फैक्टर समझिए, इसका N फैक्टर होता है 2 हमेशा। ठीक है, अब मैंने बोला H2O2 में ऑक्सीजन पे स्टेट है -1, यहां ऑक्सीजन पे स्टेट है -2, और यहां ऑक्सीजन पे स्टेट है 0। मतलब मैं ये बोलूं क्या कि इस वाले केस में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वाले केस में रिडक्शन हो रहा है। तो अगर H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो उसे खुद का तो रिडक्शन कराना होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराना है तो आपको यह रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो इसको खुद का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, सामने वाले का रिडक्शन, तो ये रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं H2O2 की खास बात है कि इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 जो है वो दोनों की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना है तो उसको खुद का रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन काम आएगी। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो ये काम आएगी, और ये इनकी तरह काम करता है हर मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। और इसके बारे में आप बात रिडॉक्स में करते ही हो, मैं एक बार आपको रिएक्शंस फिर भी दिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम स्ट्रक्चर पे आएंगे बट इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लो। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर रहा है तो इसको खुद को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस। अगर रिड्यूस होना पड़ेगा तो ये किसमें जाएगा? -1 से -2 में खुद को रिड्यूस करेगा, जब भी तो ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को। तो H2O2 जो है वो खुद तो H2O2 से वाटर में चला गया, उसने Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दिया Fe+3 में। खुद का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में, इसलिए H+ है। यहां देखो लेड जो है +2 में था, +2 से ये तो +2 में ही रहा, पर सल्फर जो है यहां पे सल्फाइड है, सल्फाइड -2 में था, यहां पे सल्फेट में सल्फर +6 में आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि इसने खुद का क्या करवा लिया है? रिडक्शन। खुद का क्या करवा लिया है? रिडक्शन। सही है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है। अच्छा, ये रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, बस बात इतनी है रिड्यूसिंग में इसको H2O2 को खुद किस में जाना होगा? O2 में। सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। तो देखो HOCl में क्लोरीन को किस में ले गया? Cl- में। ठीक है, क्लोरीन को किस में ले गया? ये Cl- में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ओके, इस तरीके से ही ये देखो बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की तरह कर सकता है और रिड्यूसिंग एक्शन भी कर सकता है। तो मैं वही बात समझाना चाह रहा था कि जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है, दोनों ही मीडियम्स में। तो आप रिएक्शंस देख के समझ सकते हैं वो बातें। क्लियर है? पक्का जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, या इसको हम ये कहते हैं कि इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर है। ठीक है, गैस फेज और सॉलिड फेज दोनों में अलग अलग होता है, ध्यान से देखिएगा। ये गैस फेज का स्ट्रक्चर है, सॉलिड फेज का। क्वेश्चन नीट में क्या आ गया था? नीट में आ गया था कि H2O2 के गैसियस फेज में OOH बॉन्ड एंगल बता दो।
तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है। देखो ओपन बुक स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मैं किताब खोलता हूं तो ये जो एज है दोनों की, यहां तो आपका ओ बॉन्ड है, एक OH इधर और एक OH इधर, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो देखो किताब खुली हुई है, ठीक है, ये एज पे ओ बॉन्ड, एक H इधर और एक H इधर। ये जो एंगल है 111.5, इसको आप कहते हो डायहेड्रल एंगल। तो गैसियस फेज में ये 111 होता है और ये 94.8 होता है। बेटा नीट में डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड फेज में वो वाली चीज है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होता है बट बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ का अंतर होता है मेजरली, ठीक है जी। ये आपके पास में स्ट्रक्चर है, ओके। अगर आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, अगर आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, तो अब बात आती है इसको रखे कहां। तो बेसिकली ना H2O2 ना बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाता है, थोड़ी सी भी लाइट दी तो ये डीकंपोज हो जाएगा H2O और O2 में, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हो, आप इसको हमेशा वैक्स लाइंड ग्लास में रखते हो, क्योंकि बेटा बहुत रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। इनफैक्ट अगर इसको तुमने थोड़े से मेटल के ट्रेसेस भी दिखा दिए तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैटलाइज कर देगा, रिएक्शन करा देगा। तो इसलिए आप इसको क्या करते हो, वैक्स लाइंड ग्लास में या डार्क प्लास्टिक वेसल्स में, प्लास्टिक वेसल्स में डाल के डार्क में रखते हो हमेशा, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइट आई डीकंपोज, ठीक है। तो आप वैक्स लाइंड ग्लासेस में या प्लास्टिक वेसल्स में रखते हो। इसको मेटालिक कंटेनर्स में भी नहीं रख सकते, क्योंकि मेटल के ट्रेसेस में भी या ग्लास में भी रख दिया तो भी ये रिएक्ट कर जाएगा उनके आयंस के साथ, सही है। तो डार्क में रखा जाता है, ये इसकी स्टोरेज को लेके एक इंपॉर्टेंट बात है। और जब आप इसको रखते हो डार्क में तो साथ में यूरिया ऐड करते हो स्टेबलाइजर की तरह, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जो है वो आपके पास में वहां पे हेल्प करेगा H2O2 को रिएक्ट ना करने देने के, H2O2 को प्रिजर्व करके रखेगा। H2O2 में ही यूरिया हेल्प करता है कि वो किसी और के साथ रिएक्ट ना कर जाए गलती से भी, ठीक है। फिर बेटा एक आखिरी बात आती है आपका हैवी वाटर, मैंने कहा था D2O। हैवी वाटर जो है ड्यूटेरियम, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक है, एक्सचेंज रिएक्शन में यूज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का जब एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब यूज होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, एज सच काम की है नहीं, हमें इसके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी कि कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है साहब। अगर आप H2 और H2O2 की बात करो तो उसमें एक बात और हमने डिस्कस नहीं करी, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 में ज्यादा होता है H2O से, क्योंकि H2O में तो ऑक्सीजन के 2 ही लोन पेयर हैं, बट H2O2 में 2 ऑक्सीजन है और दोनों पे 2-2 लोन पेयर हैं। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी H2O से ज्यादा है, इसलिए H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, सही है। एक और चीज आप हाइड्रोजन के अंदर पढ़ते हो, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। तो हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, जब दोनों हाइड्रोजन एटम का स्पिन सेम हो, और पैरा क्या होता है, जब स्पिन क्या हो, अलग अलग हो, ऑपोजिट हो, ठीक है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो ये 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तुमने पास पास रखे हैं, दोनों का न्यूक्लियस है, ओके। ये 2 हाइड्रोजन एटम है जो तुमने पास पास रखे हुए हैं और ये दोनों का न्यूक्लियस है। अब मैंने बोला स्पिन जो होता है न्यूक्लियस का, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। अगर दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर दोनों का स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर यहां पे हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन, सही है। इसमें क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो का हमेशा ज्यादा होता है पैरा से। याद रखने की ट्रिक है एमपी बीपी ओपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ओपी मतलब ऑर्थो इज मोर देन पैरा, ठीक है। एमपी बीपी ओपी, ठीक है साहब। आपके पास में मैंने बोला ड्यूटीरियम को यूज करते हो आप, ड्यूटीरियम की कुछ खास रिएक्शन है जो वाटर जैसी हैं, तो मैं वाटर की रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, ड्यूटीरियम वाली याद रखनी आसान होगी, अदरवाइज बच्चा डर जाता है कि कैसे याद करूं इनको। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ाई जाती है। क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में एसिटिलीन बनता है C2H2। एक बार इस पे जेईई में इसमें सवाल आया था कि कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से जब रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है कार्बन का, बताओ उसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तो C2H2 एक एल्काइन है तो आप बोलते थे 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेपरेशन पढ़ा था तो वहां मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में,
कि SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। और बेटा जब बोरॉन फैमिली पढ़ते हैं 11वीं कक्षा वाली, तब हम पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आपका CH4 बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सही है। अब कुछ नहीं करना, सब जगह H को D से रिप्लेस कर दो, बैलेंसिंग आप करते रहना, सारी की सारी एज इट इज तीनों रिएक्शन किसकी हो जाएंगी, हार्ड वाटर, हैवी वाटर की हो जाएगी। मैं हार्ड क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये हैवी वाटर है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटीरियम है इसके अंदर, तो ये सारी की सारी रिएक्शन किसकी हो जाएंगी, हैवी वाटर की हो जाएंगी। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको पता होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो ये तीनों है वैसी ये तीनों है, ओवर, गेम ओवर। सही है। तो बेटा इसके साथ हमने हंसते खेलते हमारा माइंड मैप सीरीज का आखिरी चैप्टर जो मुझे आपको पढ़ाना था वो कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगेगा पढ़ने में। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी विल बी अ केक वॉक फॉर यू गाइस, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, नीट के पीवाईक्यूज ट्राई करना, सवाल आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो विल कनेक्ट लेटर, बट हाँ पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।